सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज इस वीडियो लॉग के माध्यम से आपको कुछ कानूनी जानकारी संक्षिप्त रूप से देना चाहता हूँ, ताकि इस जानकारी की मदद से आप स्वयं या किसी की मदद कर सकें। सबसे पहले आज मैं इस एक्ट में बात करूंगा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम, या इसका नाम है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007। हर स्टेट में इस एक्ट का अलग अलग नाम है, अपने अनुसार उन्होंने इसको नाम दिया हुआ है, लेकिन अधिकतर स्टेट के अंदर यही नाम है। इसी एक्ट के आधार पर ही ये कार्य कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या क्या रिलीफ दिया गया है, जिससे कि हमारे बुजुर्ग व्यक्तियों को मदद हो सके। इसमें सबसे पहले जो प्रावधान किया गया है वो वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के संबंध में किया गया है। अक्सर देखने में आता है कि वरिष्ठ माता पिता के भरण पोषण के लिए उनके बच्चे या जो उनके भरण पोषण के जिम्मेदार हैं वो लोग उस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं जैसा कि उनको करना चाहिए। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिक काफी असहाय महसूस करते हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होती, उनका जीवन काफी दुखदायी हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें सेक्शन 4 में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के संबंध में प्रावधान किया गया है, क्योंकि 125 सीआरपीसी में भी माता पिता के भरण पोषण के संबंध में प्रावधान किया गया है। जब सीआरपीसी में ये प्रावधान है तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सीआरपीसी में जो प्रावधान है 125, उसके लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी है और टेक्निकल है। उसमें बिना वकील के किसी के लिए ये संभव नहीं है कि वो जाके कोर्ट से रिलीफ ले सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत ही सहज है, जिसमें किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। जो पीड़ित व्यक्ति है वो स्वयं ही अपने उसके लिए कार्रवाई कर सकता है और बहुत संक्षिप्त विचरण होता है, बहुत लंबा समय नहीं लगता है। 90 दिन के अंदर ही इसको डिसाइड किया जाना अनिवार्य है। अब ये देखना है कि ये कहाँ किया जा सकता है, तो इसके लिए हर एक्ट में प्रावधान दिया गया है। जो मुख्य प्रावधान दिया गया है कि समाज कल्याण अधिकारी या उनके समकक्ष अधिकारी, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, किसी को भी इसके लिए नियुक्त कर सकती है और वही इन सब की सुनवाई करेगा। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, साधारण सी एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। एप्लीकेशन में सारी डिटेल अपनी और जो पार्टी है सामने उनकी डिटेल देनी होती है, तथा उनके आपको कितने रुपए की आवश्यकता है उसके बारे में आपको लिखना होता है और उन्हीं बातों को लिख के आपको एप्लीकेशन जमा करनी होती है। उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है और 90 दिन के अंदर अंदर संबंधित अधिकारी के द्वारा उसमें आदेश पारित कर दिया जाता है। और जिनके विरुद्ध ये आदेश पारित होता है उनके लिए ये बाउंड होता है कि वो उस आदेश का पालन करें और उस आदेश के अनुसार उस व्यक्ति को भरण पोषण की रकम अदा करें। इस प्रकार देखें तो ये बहुत संक्षिप्त प्रक्रिया है। इससे पीड़ित व्यक्ति बड़े आसानी से बिना किसी खर्च के अपने लिए न्याय ले सकता है। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर और भी बहुत कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो कि वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। इसी में एक सेक्शन 19 जो कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनके कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसे लोगों की देखभाल कैसे की? तो उसके लिए एक एक्ट में प्रावधान किया गया है कि हर जिले में एक वृद्धाश्रम खोला जाएगा। उस वृद्धाश्रम में ऐसे लोगों को रखा जाएगा और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी
जैसे कि एक नॉर्मल जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है, उनको खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सब कुछ उचित रूप से व्यवस्था की जाएगी। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी इसकी मॉनिटरिंग करेगी और समय समय पर शासन को इसकी रिपोर्ट देगी कि वहां किस तरह से कार्रवाई हो रही है या किस तरह से उसका संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार देखें तो ऐसे व्यक्ति जो असहाय हैं, जिनके पास घर या देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति ऐसी जगह पे जाके शरण ले सकते हैं तथा अपना जीवन चला सकते हैं। इसी एक्ट के अंदर एक और प्रावधान किया गया है बुजुर्ग नागरिकों की चिकित्सा के संबंध में। हर सरकारी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल, उनको ये कहा गया है कि बुजुर्ग नागरिकों के लिए कुछ बेड अलग से आरक्षित किया जाएगा, ताकि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के आने पर वो बेड उनके आवश्यकता अनुसार उनको दिया जा सके। और बुजुर्ग व्यक्ति की चिकित्सा प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। उनको सबसे पहले देखा जाएगा, फिर उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर इसमें एक और ऑप्शन सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें किसी बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन और प्रॉपर्टी की रक्षा के संबंध में, जो कि बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर नहीं पाते और बहुत लोगों की नजर लगी होती है कि किस तरह से इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लें, किस तरह से इन पे कब्जा करके इनकी प्रॉपर्टी हत्या लें, या किस तरह से इनके जीवन को खत्म कर दें ताकि इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके। इसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के पालन के लिए विशेषकर पुलिस को बहुत ज्यादा डायरेक्शन दिए गए हैं। इस डायरेक्शन के अंदर जिस थाने के अंदर वो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, उस थाने की ये ड्यूटी है कि एक अपने थाने में जितने बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं उनके थाने में उनकी एक लिस्ट तैयार करें। महीने में कम से कम एक बार उस थाने का कोई भी अधिकारी जाके उनसे मिले, उनकी समस्याएं सुने और उनकी समस्याएं सुनकर उस समस्या का निराकरण करें। और किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा थाने में अगर अपने जीवन या संपत्ति के संबंध में कोई शिकायत हो, अगर वो दर्ज कराते हैं, तो थाने की ये ड्यूटी है कि प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण करे, निस्तारण करके इसका समाधान निकाले। इसके अलावा थाने को ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, इनकी रिपोर्ट भी आगे उच्च अधिकारी को प्रेषित किया करना पड़ता है, ताकि वो भी देख सके कि कैसे कैसे ये लोग थाने में जो है वो पुलिस अधिकारी कैसे कार्य कर रहे हैं। तो सरकार के पास भी एक डाटा हो कि कैसे कैसे ये कार्य हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सेक्शन दिया गया है। मैं कहूंगा कि इस एक्ट की जान है वो है सेक्शन 23। होता क्या है, समाज के अंदर कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के लालच में उनके सगे रिश्तेदार, बेटा बेटी, बहू या कोई भी उस प्रॉपर्टी के लालच में उनको बहला फुसला के या जैसे भी वो अपने पास रख लेते हैं और उनको ये आश्वासन देते हैं कि आपको हम अच्छी तरह रखेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे और वो प्रॉपर्टी आप हमारे नाम कर दें। जो कि बुजुर्ग व्यक्ति सहारे की आवश्यकता होती है, तो ऐसे लोगों के प्रॉब्लम में आ जाते हैं और अपनी संपत्ति उनके नाम पर कर देते हैं। संपत्ति नाम पे करने के पश्चात वो व्यक्ति फिर वैसा व्यवहार उनके प्रति नहीं करता है और वो हमेशा इसी ताक में लगा रहता है कि कैसे इनसे पीछा छुड़ाएं और उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में बुजुर्ग व्यक्ति के सामने बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। एक तो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो चुके हैं, प्रॉपर्टी के नाम पे अब कुछ नहीं है तथा देखभाल करने वाला भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, कहाँ जाए। सब कुछ होते हुए भी वो एक बिल्कुल कुछ नहीं होने के बराबर खड़े हैं। तो इन लोगों ऐसे लोगों को मदद करने के लिए इसमें सेक्शन 23 में प्रोविजन किया गया है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर किसी को अपनी संपत्ति दान देता है, इस आशय से देता है कि ये मेरी देखभाल करेगा, मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, और वो व्यक्ति अगर उन चीजों को पूरा नहीं करता है, उस बुजुर्ग की उस प्रकार से देखभाल नहीं करता है,
उनको प्रताड़ित करता है, तो उस बुजुर्ग की यह अधिकार है कि वो अपने दान में दी हुई संपत्ति को उनसे वापस ले सके, वापस लेकर उसको अपने पास पूर्व की तरह रख सके या उसका उपयोग कर सके, ताकि उनकी जिंदगी कुछ बेहतरी की तरफ जाए। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर एक और प्रावधान दिया गया है कि बहुत बार देखा गया है कि बहुत से लोग बुजुर्ग लोगों को लेकर कहीं छोड़ देते हैं और वापस घर चला आते हैं और सोचते हैं कि हमारा इनसे पीछा छूट गया है, अब वो उनकी किस्मत है, वो कैसे रहते हैं नहीं रहते, उस सहारे उनको वो छोड़ के आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी ने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कहीं छोड़ा है जो उनके संरक्षण में रह रहा था, उनके साथ रह रहा था, ऐसे व्यक्ति को 3 महीने की सजा व 5,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को कहीं छोड़ा गया है और इसकी जानकारी आपको है, तो आप भी थाने में जाके ये बता सकते हैं, कोई भी जाके बता सकता है, या किसी अधिकारी को पता लगे तो वो स्वयं संज्ञान लेके भी इस पे कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार से उस बुजुर्ग व्यक्ति की कुछ मदद हो पाएगी। इस एक्ट में मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी देने की कोशिश की। एक्ट में काफी कुछ है, अगर सब कुछ विस्तृत रूप से बताता तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आपके लिए सुन पाना थोड़ा उबाऊ सा हो जाता। इसलिए मैंने संक्षिप्त में कुछ चीजें छांट छांट के आपके सामने रखी हैं, ताकि इन विषयों के बारे में आप जानें, और कोई अगर आपके पास या आप स्वयं इन चीजों से पीड़ित हैं तो उसके लिए न्याय कैसे लें, कैसे अपने अधिकार को लें और कैसे अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जीने के लिए अनुकूल बना सकें। इसी के साथ मैं आज ये वीडियो लॉग समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप